बेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर इंडिया में कौन से, जहाँ पे किसी स्टार्टअप आइडिया अगर जिसका अच्छा है उसे वहाँ पे जाना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए? See, the best thing what you can do for your business if you are trying to find an incubation center, राइट, is to visit the एक इन्वेस्टर को जो खुश करने के लिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए आइडिया से इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से? एक फाउंडर को इकोसिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। अब ये इकोसिस्टम किससे बना हुआ है? ये इकोसिस्टम बना हुआ है, जैसे आपने बताया कि वो लोग का सारा पर्सनल एसेट भी चले जाता है, या बैंकरप्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने सारे एसेट्स को गवा देते हैं या बहुत डेप्थ में चले जाते हैं, समटाइम उसकी वजह से सुसाइड भी करते हैं। but of course there are various type of asset insurances, ओके, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, राइट। तो ऐसी कई चीजें होती है जिससे आप अपने कई सारी बोलते हैं ना अनफोर्सिंग फैक्टर्स को कवर कर सकते हैं। कि उन्हें किस टाइप की कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, लाइक प्रोप्राइटरशिप, सोलोप्रेन्योर या प्राइवेट लिमिटेड, मतलब इनके क्या बेनिफिट्स और क्या डिसएडवांटेजेस, आप थोड़ा इसे डिस्क्राइब करिए। सी फॉर दिस आई बिलीव, अब अगेन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि आप म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट तो करते हैं बट ड्यू टू सम रीजन कंसिस्टेंसी नहीं रह पाते हैं। आप वेल्थ तो क्रिएट करना चाहते हैं बट आप कंसिस्टेंसी नहीं रह पाते। आपका गोल तो है कि आपको बड़े लेवल तक पहुंचना है बट आप नहीं पहुंच पाते। सो डोंट वरी, इस पॉडकास्ट में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि वेल्थ क्रिएशन के क्या क्या सीक्रेट्स होते हैं, किस तरीके से वेल्थ बनाई जाती है, किस तरीके से एसआईपीस में काम करी जाती है, क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और अगर आप एक स्टार्टअप ओनर है, अगर आपको एक फंडिंग चाहिए तो उसके लिए कैसे आइडिया बनाते हैं, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है जिस तरीके से आपको फंडिंग मिलती है, और फंडिंग के क्या अपॉर्चुनिटीज होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू कैसे पैसा मिलता है, प्राइवेट इक्विटीज कैसी मिलती है, प्राइवेट इन्वेस्टर से कैसे कनेक्ट होना होता है। इस सारे टॉपिक को इस पॉडकास्ट पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और आज जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है मिस्टर अंकित जैन सर। ही इज अ फाइनेंस एक्सपर्ट एंड बिजनेस कोच। इन्होंने काफी तरीके से लोगों को हेल्प करी, उनके फाइनेंस में कैसे एक लेगेसी बिल्ड करी जाती है, कैसे एक वेल्थ क्रिएट किया जाता है, कैसे एक अपनी ब्रांड बिल्डिंग करी जाती है ताकि रिटायरमेंट के टाइम में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। सो गाइस, इस पॉडकास्ट से बने रहिए, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इस पॉडकास्ट में हमेशा मिलते रहेंगी। सो वेलकम अंकित सर टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। थैंक यू शुभम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू हैपन रिसेंटली। या सो अंकित सर, एक्चुअली आज का जो टॉपिक है ना वो मेरे बहुत करीब है, बिकॉज ना हर किसी को अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, हर किसी को वेल्थी बनना है, बट ना राइट वे उन्हें समटाइम पता नहीं होता, या वो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से काफी बार वो लॉस का भी सामना करते हैं। सो मेजरली आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करने वाले। ऐसे तो बहुत सारे डोमेन है, आपने काफी सारे लोगों के साथ में काम किया, तो हम लोग बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे किसी और डोमेन पे। हम लोग मेजरली स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से आज बात करने वाले हैं, राइट? सो सर, सपोज एक स्टार्टअप ओनर है जिसने अपनी, या उसने पहले जॉब किया होगा, या उसने लेट सपोज करो पहले किसी और कंपनी में काम किया होगा, किसी और कंपनी को छोड़ा होगा, अब वो चाहता है कि मैं खुद की कंपनी स्टार्ट करूं। सो इन इनिशियल लेवल उसके पास में कितना बेसिक फंड होना चाहिए ताकि वो अपनी कंपनी प्रॉपरली स्टार्ट कर पाए? सो यूजुअली ऐसा रहता है ना, जनरली ये जीवन का एक ऐसा पड़ाव आता है व्हाइल डूइंग जॉब, जब लगता है कि अब मुझे मेरा खुद का कुछ शुरू करना चाहिए, या मुझे मेरा कोई ड्रीम बिजनेस है जो मुझे शुरू करना है, राइट? एवरीबडी वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, राइट। सो इन दैट जोन यूजुअली ऐसा कोई एक्सप्रेस समय नहीं है कि आपको ये पॉइंट पे शुरू कर देना चाहिए। या मैंने देखे हैं कई एंटरप्रेन्योर्स जो 25 साल की उम्र में भी जॉब करके इमीडिएटली कोई बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं, और मैंने ऐसे भी कई लोग देखे हैं जो 40 से 50 साल की उम्र में भी एक नए बिजनेस को जन्म दे रहे होते हैं। सो एज सच कोई एज नहीं है। अब अगर हम पैसे की बात करें तो कितने फंड्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए, तो दैट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट काइंड ऑफ आइडिया यू आर वर्किंग अपॉन। कि आपका आइडिया क्या है, राइट? आपको पहले बिफोर स्टार्टिंग समथिंग आपको अपने लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए, राइट? कि ये प्रोजेक्ट में मुझे कितने का खर्चा लगेगा, कितना
एक्सपेंसेस जाएंगे मुझे, Okay. एटलीस्ट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर 1 to 2 years ऑफ एक्सपेंसेस। ओके। एंड नेचुरली अगर आप कोई बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो तो कई बार ये चीजें भी जरूरी होती है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके शुरू कर रहे हैं, राइट। तो वो सारे प्रोजेक्शंस आपको बनाने चाहिए, ओके। कीपिंग इन माइंड योर पॉकेट साइज एज वेल। राइट। आपके पास कितना, जब आप ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि कितना एक्सपेंस आपको करना है, राइट। उतना या एटलीस्ट 80% of the amount must be there in your pocket to run that business ओके। for next 1 or 2 years. राइट। अगर वो पैसा आपके पास है then it is well and good. मान लीजिए नहीं है but still there is a conviction I want to start this business. राइट। Then in that scenario what you can do? तो उस समय फिर आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में देखना चाहिए, ओके। या फिर लोन अरेंजमेंट, अगर आपकी एग्जिस्टिंग जॉब है उसके Right. बेसिस पे अगर आपको करंट एक कोई लोन मिल सकता है राइट। राइट। तो आप वो लोन के लिए अप्लाई कर लो सो दैट यू कैन फ्यूल योर न्यू बिजनेस। ओके। बट एटलीस्ट नेक्स्ट 1.5 years का बिजनेस का पैसा आपके पास होगा तो यू विल बी इजीली टेंशन फ्री इस बिजनेस को आप स्केल और शुरू कर पाएंगे। राइट, दैट्स ग्रेट। बिकॉज मुझे भी लगता है कि एक मिनिमम प्रिंसिपल तो होना चाहिए उनके पास में जिससे वो एटलीस्ट प्रॉपर गो हेड कर पाए। करेक्ट। बट सर जैसे आपने बीच में भी कहा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट इनके पास में होना चाहिए जिससे वो अपनी चीजों को कैलकुलेट कर पाए और सर्कुलेट कर पाए कि सारी चीजों को लेके। बट टेल मी कि उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ऐसी 3 to 4 चीजें क्या होनी चाहिए मेजरली जिससे वो अपने मतलब लाइक प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग को, मतलब किस तरीके से वो अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपकी फिक्स कॉस्ट क्या आने वाली है। ओके। जैसे देयर माइट बी सम मशीनरी यू आर प्लानिंग टू परचेज, ओके। जो आपको फिक्स्ड है, जो आपको Right. करना ही पड़ेगा राइट। बाय हुक और बाय क्रुक, राइट। तो वो आ गई। इसके अलावा कुछ सैलरीज, कुछ एम्प्लॉयज आप रखेंगे अपने बिजनेस में अगर राइट। इट डिमांड्स हो। राइट। अगर नहीं डिमांड करता है तो जो भी फिक्स एक्सपेंसेस हैं, रेंट Okay. करना पड़ेगा कोई स्पेस को, ओके। या फिर कोई चीज स्पेसिफिक खरीदनी पड़ेगी, तो वो Right. सारी आपकी फिक्स कॉस्ट में आपको ऐड करना है। राइट। उसके बाद कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी होते हैं। राइट। तो जो वेरिएबल कॉस्ट, जैसे हो सकता है आपको कुछ कंसल्टेंट्स की हेल्प लगे Right. स्पेसिफिक बिजनेस को शुरू करने में, राइट। राइट। कुछ हो सकता है व्हेन यू आर स्टार्टेड इवैल्यूएटिंग द बिजनेस, राइट। उसमें आगे चल के कोई लाइसेंसेस की जरूरत पड़ सकती है। राइट। तो वो सब चीजों के लिए आपको एक वेरिएबल अमाउंट भी फाइनल करना पड़ता है। तो व्हाइल यू आर स्टडीइंग द एंटायर बिजनेस, Okay. सो जितना आप स्टडी कर लें अपने इंडस्ट्री को, जिस Right, इंडस्ट्री में आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, राइट। उतना अच्छा होगा। जितनी अच्छी आपकी नॉलेज होगी अपने फील्ड को लेकर, अपने इंडस्ट्री को लेकर, राइट। उतने अच्छे से और माइंड फ्री होकर आप अपने Okay. बिजनेस को शुरू कर पाएंगे। दैट्स नाइस। बिकॉज अगर हम लोग जितने अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे मार्केट रिसर्च को उतना अच्छा हमारा एग्जीक्यूशन होगा। एब्सोल्युटली। राइट। सो सर लेट्स सपोज अब एक स्टार्टअप पर्सन है जिन्होंने एक आइडिया स्टेज पे एग्जांपल जी। अब उसे ये पता है कि जो मेरा आइडिया है इसमें कॉस्टिंग काफी आ रही है, मतलब समटाइम जो सर्विस बिजनेस है उसे कॉस्टिंग उतनी ज्यादा नहीं लगती आई थिंक, बट जो प्रोडक्शन या मैकेनिकल पार्ट्स वाले हैं इन्हें काफी ज्यादा इनिशियल लेवल में काफी कॉस्टिंग्स लगती है। एट डेट टाइम वो अपनी खुद की सेविंग लगा के वहां पे पूरा एग्जीक्यूट करे या गवर्नमेंट के फंड्स या बाकी चीजों को उसमें सर्कुलेट करे, किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, कोई, ये मेरा पर्सनल मानना है हाँ। कि कोई भी बिजनेस की आप अगर कोई शुरुआत कर रहे हैं राइट। या कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो बिफोर इवन अप्रोचिंग गवर्नमेंट ओके। आपको कुछ अपना पैसा लगाकर इसको पहले टेस्ट करिए। ओके। इवन बिफोर स्टार्टिंग यू नो, अगर आप मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात, राइट। लेट्स से यू आर प्लानिंग कि कोई प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं, राइट। तो सी आज की तारीख में बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आप चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर, राइट। वो हर चीज को मैन्युफैक्चर करता है। राइट। तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा के, या तो अगर वो फैसिलिटी इंडिया में अवेलेबल है तो इंडियन एंटिटीज है, राइट। बट एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराकर वो प्रोडक्ट को पहले मार्केट में टेस्ट कर लीजिए। बिकॉज बिफोर सेटिंग अप समथिंग, बिफोर स्टार्टिंग समथिंग, अगर आपके पास एक यूज केस होगा राइट। कि ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, ये प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है या ये सर्विस एक्सेप्टेबल है मार्केट में या नहीं है, तो वो करना बहुत जरूरी है। जिस बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, बहुत सारे फाउंडर्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो पहले दिमाग में कुछ आइडिएट कर लेते हैं, राइट। राइट। एंड सीधा प्रोडक्शन में खर्चा कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ नोइंग वेदर इट इज एक्सेप्टेबल इन द मार्केट और नॉट। राइट। एंड मैं कई ऐसे फाउंडर्स से भी मिला हूँ जो
आइडिएट कर लेते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से मार्केट टेस्टिंग करते हैं. राइट. देयर आर वेरियस फ्री टूल, जैसे व्हाट्सएप कम्युनिटीज बनाते हैं लोग. ओके. कई जगहों पे वेबिनार्स वगैरह करते हैं, Right. सेमिनार्स करते हैं, राइट. लोगों के बीच में अपने प्रोडक्ट सैंपल्स बंटवाते हैं, Right. दे टेक प्रॉपर फीडबैक्स फ्रॉम देम. राइट. So this is very important when you're ideating something, when you're forming something. राइट. तो जितना अच्छा आपने ये एरिया को पकड़ा, राइट. उतना अच्छे से फिर आप प्लान कर पाएंगे चीजों को. Right. और फिर क्या होगा कि जब आप किसी के पास जाएंगे फॉर फंड रेजिंग या गवर्नमेंट में, अगर आप मान लीजिए देयर आर वेरियस स्कीम्स टू सपोर्ट राइट. स्टार्टअप्स, Right, जिसमें right. गवर्नमेंट ग्रांट्स भी देती है. डेफिनेटली. तो अगर आप गवर्नमेंट ग्रांट के लिए भी जा रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस उससे ही झलकेगा जितना अच्छे से आपने मार्केट टेस्ट किया अपने प्रोडक्ट Right. को. तो अगर आपका प्रोडक्ट का एक्सेप्टेबिलिटी है, आपने एक छोटी सी जर्नी अगर मान लीजिए 0 to 10 की कर रखी है, राइट. कि हमारे इतने यूजर्स हैं, उनका ये फीडबैक है, राइट. तो दिस बिल्ड्स अप कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, द इन्वेस्टमेंट कमिटी आल्सो, राइट. that whether this startup is really good or not. They have a tested environment कि भाई हाँ ये टेस्टेड है, वेल टेस्टेड प्रोडक्ट है, एक्सेप्टेबल है. और क्या होगा कि इस जर्नी में आप एक्सपीरियंस भी होगा आपको, Okay. लोगों को क्या पसंद नहीं आ रहा है, राइट. लोगों को क्या पसंद आ रहा है. तो क्या होगा कि यू विल हैव एन आंसर टू देयर क्वेश्चंस आल्सो. ओके. इन्वेस्टमेंट कमेटी आपको ऐसे तो पैसा देगी नहीं, डेफिनेटली. नेचुरली वो आपसे 10 सवाल करेंगी प्रोडक्ट रिलेटेड. Right. जितना आपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को टेस्ट किया, उतने जितने रिजेक्शंस आपने फेस करे, राइट. जितना आपको नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मिला, उसके बेसिस पे दैट विल ले अ फाउंडेशन, राइट. जहां पे आप उनको आंसर कर पाएंगे, उनको रियल टाइम मार्केट डेटा बता पाएंगे कि हाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन योर प्रोडक्ट, राइट. व्हाट आर द गुड थिंग्स इन योर प्रोडक्ट, व्हाट Right. प्रॉब्लम यू आर एक्चुअली सॉल्विंग, एंड वेदर दिस प्रॉब्लम इज रियली देयर और नॉट. राइट. राइट. सो मेरे हिसाब से ये शुरुआती दौर में अगर आप ये चीजें कर लेते हैं ना, देन यू कैन डिसाइड कि मैं किसी से फंड रेज भी अगर आप करना चाहते हैं तो इट विल बी एन इजियर एस्पेक्ट. Agree. व्हाट आई बिलीव. एग्री. बिकॉज मुझे भी लगता है जैसे आपने जो स्टेप्स बताई हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग वो ग्रो थ्रू करते हैं तो वो काफी अच्छा कर पाते हैं. बट सर आई थिंक मैं बात कर रहा हूँ टीयर 2 और टीयर 3 वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वहां पे अगर कोई पर्सन स्टार्ट कर रहा है, बिकॉज इन टीयर 1 में काफी सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं या अपॉर्चुनिटीज होते हैं, वहां पे काफी सारा लोगों को मौका मिलता है बताने के लिए. राइट. सो टेल मी कि अगर कोई टीयर 2 या टीयर 3 पर सिटी से है और उसे अपने प्रोडक्ट की मार्केट रिसर्च करनी है, तो उसके लिए क्या वे होना चाहिए, मतलब लाइक किस तरीके से वो कर सकता है, क्या 1 to 3 स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, और वो कैसे मतलब किसी से अप्रोच कर पाए कि ये प्रोडक्ट मतलब जेन्युइन लो कि जो ये मेरे लिए तो परफेक्ट है या नहीं है करके. सो उसके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए? सी फॉर दिस आई बिलीव, अब अगेन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये एक रिटेल प्रोडक्ट है या एक मैन्युफैक्चरिंग को देने वाला प्रोडक्ट है, या आपका एंड कस्टमर कौन है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है. इफ द टारगेट ऑडियंस इज रिटेल, यानी कि इंडिविजुअल लोग, राइट. अगर वो आपका टारगेट ऑडियंस है, देन इट बिकम्स वेरी इजी, बिकॉज आज कई तरह के डिजिटल मीडियम्स अवेलेबल हैं. आप अपनी वेबसाइट हो गई, राइट. या अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो अमेजोन पे डाला जा सकता है, राइट. फ्लिपकार्ट पे डाला जा सकता है, मीशो पे डाला जा सकता है, देयर आर वेरियस ई कॉमर्स प्लेयर्स अवेलेबल. राइट. या ब्लिंकिट वगैरह हो गया, या आप अपनी खुद की वेबसाइट या इंस्टाग्राम से भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं. तो आपको केवल बोलते हैं ना कि एक फोन की जरूरत है, वहां से आप अपने प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट कर सकते हो एंड मार्केट टेस्ट कर सकते हो वेदर इट इज एक्सेप्टेबल. क्योंकि द मोमेंट आपका प्रोडक्ट मार्केट में किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू जाना शुरू करता है, अगर लोग उसको पसंद करते हैं, अगर आप थोड़ा सा आप डिजिटल मार्केटिंग स्पेंड कर लो, राइट. फेसबुक एड्स पे स्पेंड कर लो, इंस्टाग्राम एड्स पे स्पेंड कर लो, थोड़ा सा वहां पे अगर आपने अपनी प्रोडक्ट विजिबिलिटी बना ली, ऑर्डर्स आने लग गए, आप उसको सबमिट करने लग गए, तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा. दैट्स नाइस. मुझे भी लगता है कि लाइक और फिर इसके लिए तो आप टीयर 2 हो, टीयर 3 हो, या कोई गांव से भी बैठ के आदमी काम कर सकते हैं. एग्री. आज डिजिटल मीडियम इतना पावरफुल है. राइट. बिकॉज व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे लोग प्रॉपरली फॉलो करें स्ट्रेटेजिकली, तो वो आपको एक इनिशियल लेवल में बहुत अच्छा पूछ देगा. मैं ये नहीं बोलूंगा कि यूनिकॉर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं और आपको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस लेके आना है कि ये बिक रहा है नहीं बिक रहा है, कस्टमर फीडबैक्स हो गए या कस्टमर सपोर्ट्स हो गए, या लीकेजेस क्या क्या चल रहे हैं प्रोडक्ट्स में, या अपनी खुद की इन्वेंट्रीज में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, या अगर कहीं कोरियर पहुंच रहा है तो नहीं पहुंच रहा है तो क्यों नहीं पहुंच रहा है, रेड जोन एरिया कौन सा है, ग्रीन जोन एरिया कौन सा है,
या फिर प्रोडक्ट वापस क्यों आ रहे हैं, रिटर्न क्यों आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चेकलिस्ट उनको इनिशियल लेवल पे पता चल जाएंगे। सो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये, बिकॉज हमने जर्नी हमारी भी जर्नी डिजिटल मार्केटिंग से ही स्टार्ट हुई है। सो एग्री। बट सर टेल मी, एक बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टार्टअप ओनर ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब वो अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, सो उन्हें इनिशियल लेवल पे नहीं पता होता है, ऐसे मैं टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि उन्हें किस टाइप की कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, लाइक प्रोप्राइटरशिप, सोलोप्रेन्योर या प्राइवेट लिमिटेड, मतलब इनके क्या बेनिफिट्स और क्या डिसएडवांटेजेस है, आप थोड़ा इसे डिस्क्राइब करिए। सो देखिए, आप कौन सी कंपनी से शुरुआत करें, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इस कंपनी को किस स्केल पे देख रहे हैं। हर आदमी का एक विजन होता है। आपका विजन क्या है एज अ बिजनेस ओनर, वेयर आई वांट टू टेक दिस बिजनेस। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है, मुझे किसी इन्वेस्टर की जरूरत नहीं, मुझे केवल एक अच्छा बिजनेस क्रिएट करना है मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए। ठीक है। कई लोगों के ऐसे विजन होते हैं दैट आई वांट टू मेक दिस अ यूनिकॉर्न टाइप ऑफ कंपनी। तो वहां पे चीजें अलग तरीके से ली जाती हैं। तो इफ आई स्टार्ट विद, सो इंडिया के अंदर जो फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं बिजनेस करने के लिए, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट इन विच एवरी बिजनेस आई बिलीव हैज इज सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे वो अकेला एक बिजनेस को चला रहा है ना, तो वो उसके पर्सनल पैन कार्ड के साथ अटैच्ड है। यहाँ पे कुछ प्रॉस भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। प्रॉस क्या है कि आपकी 100% फ्लेक्सिबिलिटी है डिसीजन मेकिंग में। आपको जो करना है आप कीजिए, आप ही का बिजनेस है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, हर चीज आप ही के हाथ में है। यू आर द सोल ओनर, यू आर 100% ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। नाउ द प्रॉब्लम इज कि आपने अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई, कुछ गलती हुई, कोई लाइबिलिटी खड़ी हुई, वो भी आपके साथ अटैच्ड है। डेफिनेटली। तो वहां पे क्या हो रहा है कि लाइबिलिटी इज गेटिंग अटैच्ड टू योर पर्सनल एसेट्स एज वेल। डेफिनेटली। वहां पे अगर आपने कोई मिस्टेक करी, मान लीजिए आप कोई सर्विस इंडस्ट्री में है और किसी तरह का आईटी जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए कोई एक्सपोर्ट, आपने कोई बाहर यूरोपियन कंट्री का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, आपको मिल गया वो कॉन्ट्रैक्ट, उसके साथ लाइबिलिटी भी आती है। अगर मान लीजिए डेटा थेफ्ट हो गया और डेटा थेफ्ट में लाइबिलिटी आपके ऊपर आ गई, तो आपके पर्सनल एसेट्स तक उसमें गिरवी हो जाएंगे। बिकॉज ऑब्वियसली जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, दे विल, अगर मैं यूरोपियन यूनियन की बात करूं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद डेटा थेफ्ट एंड ऑल दिस एक्टिविटीज। तो बड़ी बड़ी पेनल्टीज भी आती हैं। तो इस तरह का रिस्क होता है। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस कि किस तरीके का बिजनेस है आप। एग्री। तो उसके हिसाब से आपको अपना फॉर्मेट चूज करना चाहिए, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में कैसे इट्स इजी टू फॉर्म। आपने फ्यू गुमास का लाइसेंस वगैरह ले लिया, उद्यम सर्टिफिकेशन करा लिया, जीएसटी नंबर ले लिया और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशंस टू बी डन। अब मान लीजिए सोल प्रोप्राइटर ही है, लेकिन वो लाइबिलिटी से बाहर जाना चाहता है, देन देयर इज एक प्रावधान अवेलेबल है व्हिच इज कॉल्ड एज 1% कंपनी, ओपीसी बोला जाता है। राइट। सो 1% कंपनी इज अ वेरी गुड टूल if you want to remove liability from your sole proprietorship firm. It is exactly a replica of sole proprietor. एक ही फाउंडर है, एक ही डायरेक्टर है, एक ही शेयर होल्डर है कंपनी में, no other shareholders. But I'm just removing that liability part from my business. कि liability will be limited to my OPC, not my personal assets. Great. एट टाइम्स अगर कोई बड़े लेवल का फ्रॉड है, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी एब्सोल्युटली। वहां पे तो फिर उसके पर्सनल एसेट्स भी अटैच होंगे, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट ओपीसी आपको काफी हद तक प्रोटेक्ट कर लेता है। प्लस आप ओपीसी अगर फॉर्म करते हैं, आप एमसी में रजिस्टर हो जाते हैं, तो आपकी कंपनी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है, बिकॉज आप क्रेडिबल बन जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में आपकी कंपनी की डिटेल्स हैं। तो आपके जो वेंडर्स होंगे, आपके जो सप्लायर्स होंगे, या जो आपके क्लाइंट्स होंगे, वो आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे, बिकॉज आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं हो, यू आर अ प्रॉपर रजिस्टर्ड एंटिटी। राइट। सो मेनी कंपनीज नाउअडेज आर फोकसिंग कि भाई हम एक रजिस्टर्ड एंटिटी के साथ काम करें, ना कि एक छोटे मोटे बिजनेस के साथ। Everybody wants to do business with good people. Right. So this is one of the formats. तो OPC वहां पे आपको हेल्प कर लेता है अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है बिजनेस में। नाउ टॉकिंग अबाउट पार्टनर, अगर मान लीजिए 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, मिलके साथ में काम करना चाहते हैं, अब उनको टेस्ट करना है मान लीजिए, बेटर टू गो विद अ पार्टनरशिप फर्म। अगेन वहां पे ज्यादा कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, इसमें केवल एक डीड बन जाती है। राइट। एक डीड, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जहां पे आप तीनों पार्टनर्स मिलके अपने अपने पॉइंट्स रख देते हो कि भाई मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं इतना पैसा लगाऊंगा। सिंपल।
बट अगेन इसको भी आप रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों फॉर्मेट में काम कर सकते हैं. ओके. तो सिंपलर एंड इजी वे टू स्टार्ट अ कंपनी. अगेन यू इफ मान लीजिए आप लोग अभी बस एक दूसरे को जानते हो, कभी जिंदगी में बिजनेस साथ में नहीं किया, मॉनेटरी क्या होता है ना, कई बार मान लीजिए 2-3 दोस्त हैं, उनने एक आइडिया पे बात करी और लगा यार ये बहुत अच्छी चीज है, चलो साथ में मिलकर करते हैं. ओके. बट क्या होता है ना, जब मनी फैक्टर इन्वॉल्व होता है, कई बार लोगों की मेंटालिटी चेंज हो जाती है, कई बार डिस्प्यूट्स होते हैं, क्योंकि आपने कभी उनके साथ प्रोफेशनल लाइफ में काम नहीं किया. राइट. आप पर्सनल लाइफ में उनको एक दूसरे को पहचानते हो. एग्री. तो ये रिस्क अगर एक एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के अगर ये चीज करते हो, तो क्या होता है ना, द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट फॉर्मेशन तो फिर भी बन जाएगा, इसको क्लोज करना उससे भी बड़ा टास्क होता है. तो क्लोजर करते टाइम जो पेन आप इमोशनल लेवल पे तो फेस कर ही रहे हो, क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ ही राइट. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको बहुत कुछ अलग फाइनेंशियल लेवल पे भी आपको बहुत प्रॉब्लम होती है. एग्री. सो इट इज बेटर कि अगर आप ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हो और आपने टेस्ट नहीं किया है इस चीज को, बट यू आर जस्ट ट्राइंग, तो आप पार्टनरशिप फॉर्म से शुरुआत कर सकते हो. अगेन पार्टनरशिप फॉर्म में लाइबिलिटीज पार्टनर्स की होती है, वहां पे भी कोई लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है. हाँ, वंस यू आर श्योर कि हाँ नहीं यार ये अच्छा बिजनेस है, इसको हम अच्छे से आगे कर पा रहे हैं, राइट, 6-7 मंथ्स हो गए, बिजनेस अच्छे से रन हो रहा है, ओके, देन यू कैन मूव टू एलएलपी. बट आई बिलीव सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म में रहकर सही नहीं है, उसको आप एलएलपी में कन्वर्ट कर लो. एमसीए में रिकॉर्ड आ जाता है, आपके बिजनेस का रिकॉर्ड बन जाता है, यू बिकम मोर क्रेडिबल इन फ्रंट ऑफ योर सप्लायर्स, वेंडर्स, या जो भी आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स होंगे. और एलएलपी या फिर प्राइवेट लिमिटेड यूजुअली इज ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड मोर व्हेन इट कम्स टू यू नो, आप किसी तरह का टेंडर ले रहे हो या किसी बड़ी कंपनी के साथ डील कर रहे हो, तो वो प्रेफर करते हैं कि भाई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होगी तो ज्यादा अच्छा है काम करने के लिए. अगेन नाउ एलएलपी से प्राइवेट लिमिटेड कब जाना है, तो एलएलपी इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट्स. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस, क्योंकि आपके पार्टनर्स हैं, आप लोग सब मिलके काम कर रहे हो, एलएलपी बना लीजिए, फर्स्ट क्लास आपका अच्छे से बिजनेस हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ इन्वॉल्विंग इन इन्वेस्टर. अगर आप अपने बिजनेस में कोई तरीके का इन्वेस्टर इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, देन आई फील, दिस इज माय पर्सनल थिंकिंग, कि आपको एक एलएलपी फॉर्मेट में काम करना चाहिए. इट्स वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडलियर फॉर्मेट्स. ज्यादा कंप्लायंसेस भी नहीं होते हैं, सिंपल चीजें होती हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होती हैं, और आप आराम से बिजनेस को रन कर सकते हो इन अ प्रॉपर मैनर विद अ रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मेट. क्योंकि एमसी में रजिस्टर्ड हो, हर जगह रजिस्टर्ड हो, आपका प्रॉपर एक लाइसेंस है, राइट, तो उस तरीके से आप काम कर सकते हो. अगर आपका गोल है, जैसे मैंने बोला, फंड रेज करना, या आगे चल के आईपीओ वगैरह लाना, पब्लिक इशू लाना है, राइट, देन इट इज ऑलवेज बेटर यू टर्न योर कंपनी इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड में शेयर्स आप कर सकते हो, लोगों को शेयर्स दे सकते हो, राइट, इन्वेस्टर आ सकता है, राइट, क्योंकि इन्वेस्टर आएगा तो वो बैठ के काम तो करने वाला नहीं है, तो उसको डायरेक्टरशिप तो आप देंगे नहीं, राइट, केवल उसके पैसे का यूज होना है, राइट. तो इट इज ऑलवेज बेटर गेट इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड. तो दोनों प्राइवेट लिमिटेड लायबिलिटी आपको पावर देती है कि आप अपने लायबिलिटीज को लिमिट आउट कर सकते हो टू द कंपनी, नॉट टू योर पर्सनल एसेट्स. एग्री. बहुत अच्छी बात बोली सर आपने, बिकॉज क्योंकि मुझे भी लगता है कि अगर आपका एक वन फाउंडर से अगर जहां तक जा सकते हो वहां पे जाइए, बट एट दैट टाइम जब आप सोच रहे फंड रेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर प्राइवेट लिमिटेड तो करना चाहिए. बट सर मुझे आप बताइए कि प्राइवेट लिमिटेड लाइक एक कितना रेवेन्यू हम लोग अचीव कर ले उसकी बात करना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ, कि जैसे कितना रेवेन्यू या कितना टर्म, या बिकॉज उसमें काफी सारे कंप्लायंसेस भी होते हैं, काफी सारी चीजों को मैनेज भी करना होता है, उसके लिए भी कॉस्टिंग्स होती है फिर बाद में. सो दैट्स व्हाई मैं पूछना चाहता हूँ कि एवरेज कितना उनका प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, एक रेवेन्यू कितना होना चाहिए, तब जाके उनको प्राइवेट लिमिटेड में स्विच करना चाहिए. देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप कितना भी टर्नओवर कर रहे हो, आप एलएलपी में भी कर सकते हो, आप प्राइवेट लिमिटेड में कर सकते हो. आप भले ही 1 लाख का टर्नओवर कर रहे हो, तब भी आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला सकते हो. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. जैसे मैंने कहा, आपका इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन है इन्वेस्टर को लेके आना है, आईपीओ की तरफ बढ़ना है, देन डेफिनेटली प्राइवेट लिमिटेड इज द ऑप्शन. अगर आपका पर्पस है भाई मेरे को मेरा बिजनेस चलाना है, मेरा बिजनेस फॉर्म करना है, मेरा बिजनेस चलाना है, मेरे घर में 2-3 लोग हैं जिनको मिलके मैं, या मेरे 2-3 दोस्त हैं, हम सब मिलके काम कर रहे हैं, हमें किसी इन्वेस्टर को नहीं लाना है, हमको अपने अपने घर चलाना है, राइट, और अपनी वेल्थ क्रिएट करना है, राइट.
देन आपका फोकस एलएलपी पे होना चाहिए। ओके इसके अलावा टर्नओवर का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ओके दिस इज व्हाट आई बिलीव। ऑफ कोर्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपका 100 करोड़ 200 करोड़ के राइट ऊपर चला जाता है तो यूजुअली एलएलपी फॉर्मेट इट बिकम्स लेस लेस important. राइट It is better to move to a private limited organization. राइट But until 100 200 crores, I think so even an LLP can work decently. Again, I'm not an expert in that area. हो Okay. सकता है कुछ गवर्नमेंट नॉर्म्स होंगे उस चीज को लेकर, एमसीए, इट विल बी Right. बेटर, एक सीएस और सीएस को ज्यादा अच्छे से आंसर कर पाएंगे डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स। बट एक माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बता रहा हूँ वो उस तरीके से वर्क होना चाहिए। एग्री बिकॉज अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं एज ए माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो काफी अच्छा होगा। बिकॉज सबका विजन अलग अलग होता है, Absolutely. सबका पैटर्न अलग अलग होता है, Absolutely. और सबको लाइक हर किसी को नॉट लाइक यूनिकॉर्न ही बनाना है। बिकॉज क्या होता है कि आजकल जो स्टार्टअप कल्चर में हाइप बना हुआ है ना कि हम तो आएंगे आइडिया लेके, एक साल में 100 करोड़ 200 करोड़ करके 2 साल में आईपीओ लेके जाएंगे, 3 साल में यूनिकॉर्न, मतलब कि लाइक कुछ भी चल रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो मान लो कि एनर्जी बहुत अच्छी है, एनर्जी फास्ट है, बट एनर्जी डाउन भी बहुत जल्दी होती है, डिमोटिवेट भी बहुत जल्दी होते हैं, एंड समटाइम बैंकरप्सी में भी जाता है। तो वैसी बहुत सारी चीजें होती है। सो सर मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है, लेट सपोज करो एक स्टार्टअप ओनर है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, बट उसके पास में बहुत कम फंड है, बट वो अपने सर्वाइवर के लिए एटलीस्ट 6 फंड to 8 फंड का फंड कैसे बना पाए, क्या रियलिस्टिक पैटर्न होना चाहिए जिससे वो अपना इमरजेंसी फंड रेडी कर पाए, ताकि इन फ्यूचर उसका स्टार्टअप अगर डूबता भी है या डाउनफॉल भी आता है तो सर्वाइव कर पाए एट दैट टाइम। सो व्हाट यू सजेस्ट? गुड क्वेश्चन। सो ऑनेस्टली क्या होता है ना कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट अगर आप करते हैं, आदमी क्या करता है अपना सब कुछ लगा देता है उस पर। एग्री, ठीक है, ये मेरे साथ में गलती हुई है पहले। सो दिस इज अ वेरी कॉमन फैक्टर, ये हर व्यक्ति की प्रॉब्लम। राइट, तो वो जो भी पैसा होता है ना वो सब उठा के डाल देते हैं। बट आइडियली ऐसे स्टेज पे आपको क्या करना चाहिए, बी माइंडफुल। ओके, जैसे मैंने बोला, आप पहले अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, सारी चीजें Agree. बनाएं। अब उसके बाद जो फंड्स आपके पास, क्या फंड्स हैं, क्या वो फंड्स इसको सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक और बड़ी मिस्टेक जो हमारे यहाँ पे सब हर कोई करता है, आई वुड से 90% ऑफ बिजनेसेस मेक दिस मिस्टेक ओके, व्हेन दे आर स्टार्टिंग द बिजनेस, ओके, दे डोंट कीप सैलरी। या एग्री, डायरेक्टर अपनी सैलरी नहीं रखता है, फाउंडर अपनी सैलरी नहीं रखता है, या ये तो रखता भी है, तो रखता भी होगा तो शायद बहुत कम। एग्री। तो सबसे पहले तो आपको अपनी सैलरी डिफाइन करनी चाहिए। इसी के कारण मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स गेट इनटू फाइनेंशियल ट्रबल। देखिए, अगर फंडिंग नहीं है, फाइनेंस नहीं है, तो आपको बिजनेस चालू ही नहीं करना है। राइट, पहले, क्योंकि जब तक आपके पास सर्वाइवल, या तो आप प्लेन को कैसे उड़ाओगे। मान लो आप एक प्लेन उड़ाना चाहते हो, उसमें 10 लीटर का फ्यूल लगेगा। आई एम जस्ट एक हाइपोथेटिकल, डेफिनेटली। तो मेरे पास 2 लीटर फ्यूल है खाली, ओके, और मेरा प्लेन की कैपेसिटी 10 लीटर फ्यूल की है, मुझे ए एरिया से बी एरिया तक जाना है, और मुझे 10 लीटर फ्यूल लगेगा। मुझे मालूम है, मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली, मुझे पता है इतना पैसे की जरूरत है। राइट, जब मेरे पास 2 लीटर फ्यूल है तो मैं फ्यूल डाल के वो एयरप्लेन को उड़ा सकता हूँ। मैं फ्लाइट तो ले लूंगा, टेक ऑफ कर लूंगा, लैंडिंग कैसे करूंगा, मैं बी एरिया तक पहुंचूंगा कैसे। राइट, यही सेम कॉन्सेप्ट बिजनेस में भी लागू होता है। राइट, जब तक आपके पास फाइनेंस रेडी नहीं है, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी बेवकूफी। ओके, या तो आपके पास एक पैरेलल अप्रोच होना चाहिए कि या तो मुझे डेट मिल जाएगा, राइट, या तो मुझे कोई फंडिंग मिल जाएगी। या दैट कैन बी फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, Right. दैट कैन बी फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट कैन बी फ्रॉम अ वेंचर कैपिटल, बट कुछ तो हो उसको सपोर्ट करने के लिए। एग्री, अगर सपोर्टिंग फैक्टर आपके हाथ में है, देन यू डू बिजनेस, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, नो वन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम दैट। ओके, मेक मिस्टेक्स, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इट मस्ट सपोर्ट यू, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो सपोर्ट होना जरूरी है। क्या वो आपके पास है? नहीं है, मत चालू करो। है तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपको डिफाइन करना है कि आप इसे सैलरी कितनी उठाओ। अब कई लोग वहां पे भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, भाई कितनी सैलरी उठाऊं, हाँ ये कॉमन डाउट होता है है ना, कितनी सैलरी उठाऊं। मेरी सैलरी तो 4 लाख रुपए महीना थी, किसी कंपनी में, एमएनसी में आप बिजनेस में होंगे, लेकिन क्या मेरा बिजनेस तो इतनी जल्दी इस अमाउंट को सपोर्ट नहीं कर सकता, राइट, तो मैं क्या करूं। तो
आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरे खर्चे कितने हैं, पर्सनल खर्चे कितने, पर्सनल खर्चे, आपके रेंट, अगर आप कहीं रेंट के घर में रह रहे हो या ईएमआई पे कर रहे हो, तो वो ईएमआई अमाउंट कितना है, राइट, मेरा घर के खर्चे कितने हैं, राइट, ग्रोसरी एक्सपेंसेस कितने हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन यही सब बड़ी बनती है इन द नियर फ्यूचर। फिर आदमी पड़ता है क्रेडिट कार्ड में कि क्रेडिट कार्ड से अभी पे कर लेता हूँ, बाद में प्रीपे कर दूंगा, राइट, बट वो रीपेमेंट आता ही नहीं है, क्योंकि इधर से इनफ्लो तो है ही नहीं बिजनेस के अंदर, क्योंकि लैक ऑफ प्लानिंग, आपके पास पैसे थे नहीं, आपने चला ली एयरपोर्ट पे अपनी एयरलाइन तो चला ली, लेकिन फ्यूल तो है ही नहीं, राइट। सो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस कितने हैं उसको इवैल्यूएट कीजिए, वो बने, उसके ऊपर आप 10% का एक्स्ट्रा, 10 या 20% का एक्स्ट्रा बफर डालिए, ओके, और उस अमाउंट को फाइनलाइज कीजिए कि ये मेरी सैलरी होगी, और वो सैलरी को अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी ऐड कीजिए, राइट, कि मुझे इतना पैसा मेरी कंपनी से मिलना चाहिए, राइट, देन ओनली मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता। एग्री। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट सेल्फ फंड्स, देयर आर वेरियस एरियाज टू फंड द प्रोजेक्ट, राइट, वो आप इवैल्यूएट कीजिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है, ठीक है, आपके पास 10 रुपए स्टार्ट करने के लिए, 100 रुपए की प्रोजेक्ट है, राइट, 90 रुपीज हो सकता है अलग अलग फॉर्मेट्स में आपको मिल जाए, डेट से मिल जाए या कहीं से, बट उसको सपोर्ट करने के लिए वो अवेलेबिलिटी पहले होनी जरूरी है, फिर आप उसको शुरुआत कीजिए, बट इंश्योर कि आप अपनी सेविंग्स, अपनी सैलरी ले रहे हैं, वो सैलरी आपको हेल्प करेगी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस को टेक केयर करने में, राइट, प्लस कुछ सेविंग्स करने में, दैट विल हेल्प यू। कल उठ के अगर मेरा बिजनेस बैंकरप्ट भी हो गया, आई एम हैविंग, मेरी वो सैलरी थी, मेरी सेविंग्स कंटिन्यूसली वो चलती रही, मेरे पास पैसा है टू मेंटेन माय बिजनेस। अब इसमें एक और मिस्टेक होती है, जब कोई नया फाउंडर होता है, या इनफैक्ट ये तो मैं बोलूंगा ऑनगोइंग बिजनेस में भी प्रॉब्लम होती है, आदमी क्या करता है, अपने करंट अकाउंट के पैसे को, यानी अपने बिजनेस के पैसे को अपने पर्सनल में भी घुसेड़ दे, राइट, होता है, इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आपकी कंपनी है, कई बार मैंने ये तक देखा है प्रोप्राइटरशिप फर्म में, ये बहुत ही कॉमन चीज है, लोग अपने सेविंग्स अकाउंट से बिजनेस कर रहे हैं, स्पेशली प्रोफेशनल्स, कई आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, या कई अलग अलग तरीके के प्रोफेशनल लॉयर्स होते हैं, या कई जिसने अभी अभी जस्ट शुरू किया है या कुछ समय हो गया है, वो सारा पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में ले रहे हैं, सेविंग्स अकाउंट में ले रहे हैं। तो बैंक में जो सिस्टम बनाया गया है वो एक रीजन से बनाया गया है। इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, इट कैन बी एट एनी स्टेज, इवन इफ इट इज फ्रॉम जीरो, आपका करंट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। वो क्यों होना जरूरी? आपका बिजनेस का पैसा करंट अकाउंट में जाएगा, राइट, और आपका पर्सनल जो आप सैलरी ले रहे हो, भले ही वो एक करंट अकाउंट से आप ट्रांसफर करोगे, बट वो जो पैसा सैलरी जो आएगी ना, वो सेविंग्स अकाउंट में आएगी, और वो दोनों अलग ट्रीटमेंट होगा। आप करंट अकाउंट से अपने पर्सनल खर्चे नहीं करने, और अपने कंपनी के खर्चे सेविंग्स अकाउंट से नहीं करने। ये पैक्ट आपको खुद बनाना पड़ेगा, ये लेयर आपको खुद डालनी पड़ेगी, तभी आप डिसिप्लिन तरीके से बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। तो दैट इज हाउ आइडियली बिजनेसेस को रन करना चाहिए, कि आपका करंट अकाउंट सेपरेट है, सेविंग्स अकाउंट सेपरेट है। इट हेल्प्स यू व्हाइल टेकिंग लोन्स आल्सो इन द नियर फ्यूचर। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका करंट अकाउंट मेंटेन्ड है, आपके सारे बिजनेस वहां आ रहे हैं, आपका टर्नओवर वहां दिखेगा, आपकी हर चीज वहां दिखेगी। बैंकर लाइक सच काइंड ऑफ पीपल। बैंकर्स को बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की अरेंजमेंट्स होती है, और आपको लोन मिलने में भी आसानी होती है, बट यही स्टार्टिंग फेज की मिस्टेक्स हम करते हैं, जिसके कारण आगे चल के हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। एग्री, बहुत अच्छी बात बोली सर, बिकॉज समटाइम मैं बाकी का नहीं, मैं अपना ही बताता हूँ। जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, अपना वर्क बिजनेस स्टार्ट किया था, सो एट दैट टाइम मैं अपने पर्सनल अकाउंट पे ही लेता था। देन एक कॉर्पोरेट क्लाइंट आया, उसने मुझे बैंक डिटेल मांगी, मैंने अपना सेविंग, तो यू आर नॉट अ करंट अकाउंट। ओह, सो वहां पे ना एक इमेज क्रिएशंस का भी फैक्टर आता है, कि यार वो समझ लेता है कि ये तो छोटी कंपनी है, तो ये फ्रॉड कर सकता है, या तो स्कैम कर सकता है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं वहां पे। देन आई रियलाइज, फिर मुझे समझ में आया कि नो बॉस, ये एक वे ही नहीं है। देन फिर मैंने अपना करंट एंड जीएसटी एंड ऑल सारी चीजें मैनेज किया, देन वहां से फिर मेरा प्रॉपर गो हेड हुआ। सो जिसकी वजह से एक पॉइंट होता है क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से, कि ये कंपनी लोन है, स्टैब्लिश्ड है, एक ब्रांड है, यहाँ पे काम करवाना चाहिए। नॉट लाइक कि छोटे मोटे क्लाइंट थे, पर जो बड़े ब्रांड्स है, बड़े लोग हैं, उन्हें एक अट्रैक्शन एंड एंगेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रस्ट पड़ता है। आई टोटली एग्री इस पे। सर आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि सैलरी लेनी चाहिए, और सैलरी से ना लाइक मेरे बहुत सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, नो डाउट, बिकॉज एज सच आई एम ऑल्सो द स्टार्टअप से थोड़ा भी ग्रो हुआ है, बट बात वही है
सो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे भी समझ में आ रहे हैं, आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और क्लियर हो रही होंगी, राइट? सो टेल मी सर, एक स्टार्टअप ओनर है, अब वो स्टार्ट तो बहुत जोश में करता है और बहुत स्पीड में एनर्जी के साथ में करता है, बट ड्यू टू सम सर्टन केस कभी कभी उसका बिजनेस डाउनफॉल आ जाता है, जिस वजह से वो जैसे आपने बताया कि वो लोग का सारा पर्सनल एसेट भी चले जाता है, या बैंकरप्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने सारे एसेट्स को गवा देते हैं या बहुत डेप्थ में चले जाते हैं। समटाइम उसकी वजह से सुसाइड भी करते हैं बहुत सारे बिजनेस ओनर, या बहुत सारे लोग उस पोजीशन से बाहर ही निकल पाते हैं जिस वजह से कुछ नया ही नहीं कर पाते हैं। सो एट दैट टाइम अगर सपोज वो अगर अपने स्टार्टअप से उसे बाहर निकलना है या अपने बैंकरप्सी से बाहर निकलना है, तो ऐसे जैसे मेडिकल्स में होता है ना कि बहुत सारे मिड क्लेम इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस जिसको प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, सो ऐसे कुछ स्टार्टअप में भी ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन या इंश्योरेंस, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, या ऐसी कुछ चीजें। देखिए, बिजनेस फेलियर को शायद कोई इंश्योर नहीं कर सकता, राइट? बट ऑफ कोर्स देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एसेट इंश्योरेंसेस, ओके, लायबिलिटी इंश्योरेंस, राइट। तो ऐसी कई चीजें होती है जिससे आप अपने कई सारी बोलते हैं ना अनफोर्सिन फैक्टर्स को कवर कर सकते हैं। बट बिजनेस फेलियर को कोई कवर नहीं कर सकता। बिजनेस फेलियर इज कंप्लीटली अपॉन यू, यू मेड अ रॉन्ग डिसीजन समवेयर डाउन द लाइन, या फिर भले ही वो रॉन्ग डिसीजन ना हो, वो चीज आपने जैसी सोची थी वैसी नहीं चली, राइट, उसके कारण आपने वो प्रॉब्लम को फेस किया। बट यहाँ पे अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल। मैंने एक बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर से ये चीज सुनी थी कि बोले अंकित, मैन्युफैक्चरिंग एक जगह है, मार्केटिंग एक जगह है, राइट, सेल्स एक जगह है, राइट, सब चीज एक जगह है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसको अच्छे से आता है वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। एग्री। इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप कितने अच्छे से अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहे हो वो आपको बताता है कि आप आगे कितना ग्रो करेंगे। बिकॉज जितना आपकी रिलेशनशिप पैसे के साथ स्ट्रांग होगी, जितने अच्छे से आप उसको समझ पाओगे, उतने अच्छे से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। मैंने कई एंटरप्रेन्योर्स देखे, कई बिजनेसेस देखे हैं जो शायद करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बट कहाँ ना कहाँ वो अंडर यूटिलाइजेशन है और लोग ये चीज को नहीं समझते। एट टाइम्स क्या होता है, आप एक ऐसी फेज पे पहुंच जाते हो जहां पे आप एक ऐसी जोन में आ गए, कभी शायद जिंदगी में इतना पैसा नहीं कमाया, तो अचानक से कमा लिया, बहुत पैसा हो गया, अब लगता है हाँ ठीक है चलता है, थोड़ा बहुत कम कमा लिया कोई बात नहीं चलता है, बट वो चलता है एटीट्यूड ही आपकी ग्रोथ को रोकता है। राइट। एंड व्हेन जब बिजनेस में अनसर्टेनिटीज आती है ना, तब वो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, क्योंकि आपने प्रॉपरली फाइनेंस को मैनेज नहीं करा। जब आपके अच्छे दिन चल रहे थे, आपने उसको प्रॉपर सेव नहीं करा, उसको अच्छे से मैनेज नहीं करा, अब आपके बुरे दिन में वो आपका सपोर्ट छोड़ रहा है, क्योंकि आपने उसको सपोर्ट नहीं दिया जब उसको वाकई में जरूरत थी। तो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते। समय जब आपका अच्छा चल रहा है, ट्राई टू सेव मनी, ट्राई टू इन्वेस्ट इन समवेयर जहां से वो आपको सपोर्ट दे सके एट योर बैड टाइम्स। तो वो होना बहुत जरूरी है। मैंने भी लाइफ में ये सब चीजें एक्सपीरियंस ही सीखी है, केवल बोल नहीं रहा बुक्स वगैरह देखकर। मैंने खुद भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम वो चीजें फेस करी हैं, उन्हीं चीजों से सीखा है और आज वो गलतियां नहीं करता जो गलतियां शायद मैंने पहले करी थी। तो कई बार यही होता है कि जब हम अच्छे फेज में होते हैं, हम ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फैक्टर को छोड़ देते हैं। हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, मैं भगवान हो गया हूँ, कल कुछ नहीं हो सकता, पर ऐसा नहीं होता। जीवन में आपत्तियां, प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकती हैं, आप कभी भी उस चीज को फेस कर सकते हो। तो यू मस्ट बी रेडी फॉर योर बैड फेजेस ऑल्सो। तो वो कब होगा, जब आपने प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करा है, प्रॉपर रिजर्व्स मेंटेन करे हैं आपके बिजनेस के लिए। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ में इन्वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बट प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करके, प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से उसको ग्रो करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई टोटली एग्री सर, बिकॉज क्योंकि जैसे आपने कहा मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है अगर हम लोग इसको प्रॉपर समझे तो। बिकॉज आप एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स तो सारे डोमेन्स पे कर सकते हैं, लाइक सेल्स, मार्केटिंग एंड ऑल, बट अगर उसे हम लोग बैलेंस अप नहीं कर पा रहे या उसे मैनेज नहीं कर पा रहे, तो डेट मीन्स कि हम लोग कहीं ना कहीं स्टक्स हो रहे हैं और ये फ्यूचर में फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। एब्सोल्युटली। एंड समटाइम्स सर ऐसी मिस्टेक ना बहुत सारे फाउंडर्स भी करते हैं। रिलेटेड टू फाइनेंस की बात कर रहा हूँ कि वो लोग जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड वो जब ग्रो करते हैं तो वो काफी अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बट वो ये समझ लेते हैं कि मेरा बिजनेस ही मुझे एक बहुत बड़ा वेल्थ बना के देने वाला है, जिस वजह से वो अपनी पर्सनल फाइनेंसिंग नहीं करना करते हैं या करने का प्लान भी नहीं करते हैं।
सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि लाइक अगर किसी एक पर्सन है उसका अपने बिजनेस का उसका बहुत अच्छा चल रहा है बट वो अपनी पर्सनल वेल्थ कैसे बनाए, या क्या अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, किस तरीके से अपने पर्सनल वेल्थ क्रिएशंस में ध्यान दे, चाहे ये बिजनेस ओनर या जॉब ओनर के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर कोई अपना जॉब भी करे फिर भी वो अपना पर्सनल पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करे। सो टू स्टार्ट विथ हम इसमें ना एक फाइनेंशियल पिरामिड बोलते हैं। ओके, ठीक है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल पिरामिड। ओके, उसमें क्या होता है, जैसे आपने पिरामिड देखा होगा, एक ट्राइंगल, राइट, या वो ट्राइंगल के अंदर जो उसकी बेस जो फाउंडेशन होती है वो सबसे बड़ी होती है, राइट, और टिप हमेशा एक छोटा सा हिस्सा होता है, राइट, इट्स ऑलवेज लाइक दिस, राइट, राइट, तो जो आपका फाउंडेशन है ना वही आपका जर्नी डिसाइड करता है। या जितनी स्ट्रांग आपकी और जितनी बड़ी आपकी फाउंडेशन होगी उतनी स्ट्रांग आपकी बिल्डिंग बनेगी, राइट, उतनी स्ट्रांग आपका करियर बनेगा या आपका फाइनेंशियल ये बिजनेस बनेगा, राइट, ठीक है। तो उसको कैसे करना है, तो उसका सबसे पहला चीज होता है रिस्क मैनेजमेंट, राइट, जैसे अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, ठीक है, आप एक सिंगल बिजनेस ओनर हो, आप ही से इस बिजनेस की सब कुछ भागदौड़ है, राइट, ये बिजनेस आप ही के कारण चल रहा है, इन वन एंगल यू आर आल्सो द फ्यूल इन द बिजनेस, राइट। तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योर योरसेल्फ। How will you insure yourself? There is something called as Keyman life insurance policy. ओके, आप कीमैन इंश्योरेंस करा सकते हैं, राइट, कीमैन इंश्योरेंस क्या बोलता है कि कल उठ के अगर बिजनेस ओनर जो की पर्सन है, दैट इज व्हाई इट इज की, राइट, 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 तो जो की पर्सन है, जो इम्पोर्टेंट पर्सन है बिजनेस के अंदर, जो कंपनी है वो उसी को इंश्योर कर रही है, राइट, ताकि फ्यूचर में अगर इस कीमैन को कुछ हो जाता है देन वो बिजनेस को एक XYZ अमाउंट मिल जाए टू सपोर्ट द कंपनी। अब तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सिमिलरली ये आपकी पर्सनल लाइफ पे भी अटैच हो जाता है, राइट, कि अगर मेरे बिजनेस को पैसों की जरूरत तो मेरी फैमिली को भी तो पैसों की जरूरत है, डेफिनेटली, तो जो मेरे खर्चे हैं, जो भी मैं अपनी तरफ से जो सपोर्ट दे रहा हूँ फैमिली को, राइट, वो भी इंश्योर्ड होना चाहिए। तो वो इंश्योर्ड होगा आपकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से, ओके, जो इंश्योर करेगा आपकी पर्सनल लाइफ के एक्सपेंसेस को कवर करने में। तो यहाँ पे क्या किया आपने कि आप रहो या ना रहो, आपका बिजनेस भी चलता रहेगा, आपकी कंपनी भी चलती रहेगी, आपका घर भी चलता रहेगा, तो वो लोग दोनों में से कोई भी फाइनेंशियल ट्रबल में नहीं आएंगे। ओके, सी इमोशनल इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज इररिप्लेसेबल, राइट। कई बार लोग क्या करते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस को बहुत हल्के में ले लेते हैं। एग्री। वो कई बार ये समझते हैं कि भाई आप मेरी क्या वैल्यू निकालोगे। ये ईगो पॉइंट हो जाता है, कई लोगों का होता है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। आजकल लोगों में फिर भी अवेयरनेस आ गई है, बहुत सारी कंपनीज ने काफी अवेयरनेस क्रिएट करी है, बट आज भी लोगों में आप टीयर 2 टीयर 3 में जाएंगे ना, ये अवेयरनेस अभी भी नहीं है। एग्री। लोग ये सोचते हैं कि आप मेरी क्या वैल्यू निकालोगे, तो प्रॉब्लम इज वी आर नॉट वैल्यूइंग यू, आपकी तो वैल्यू हम निकाल ही नहीं रहे। आप इंसान तो उसकी कोई वैल्यू नहीं की जा सकती। एग्री। बट आप जो कंट्रीब्यूशन अपनी फैमिली में दे रहे हो ना, उसको हम वैल्यू कर रहे हैं। डेफिनेटली। अगर आप एक वेल्दी पर्सन हो, आपकी फैमिली में आपकी कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत भी नहीं है। इंश्योरेंस किसको चाहिए? जो एक्टिवली अपनी फैमिली में पार्टिसिपेट कर रहा है इनकम की साइड में, या आप एक एक्टिव फाइनेंशियल क्रिएशन कर रहे हो, एक्टिव फाइनेंशियल इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम बिजनेस, राइट। आप एक्टिवली इन दो चीजों में इन्वॉल्व हो तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत है। कई लोग होते हैं, सोचते हैं कि भाई मेरे को तो रेंटल इनकम इतनी आ रही है, मेरे को रॉयल्टी इनकम इतनी आ रही है, मेरी इंटरेस्ट इनकम इतनी है, तो उसके बेसिस पे भी मुझे इंश्योरेंस मिलता है। ऐसा नहीं होता। इंश्योरेंस केवल आपकी एक्टिव इनकम पे दिया जाता है। ये सारी पैसिव इनकम है, ये आप हो या ना हो ये मिलने वाला है। Definitely. कल उठ के अगर आप मर गए तो भी आपकी अगर रेंटल इनकम आ रही है तो वो रेंटल इनकम आने ही वाली है। Definitely. उसको कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। लोग ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। सो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। आपकी एक्टिव इनकम को, आपकी कंट्रीब्यूशन को कवर किया जा रहा है, तो उन चीजों पे फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, जहाँ पे आप अपने लाइफ की एक ऐसी एस्पेक्ट जो आजकल बहुत लोगों को डेट में डाल रही है बिकॉज ऑफ राइजिंग मेडिकल कॉस्ट। डेफिनेटली। सी हेल्थ इंश्योरेंस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी टेकन इवन इफ मार्केट में कई न्यूज आती हैं कि भाई ये कंपनी इंश्योरेंस रीपे क्लेम नहीं दे रही है, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। देखिए ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, अब अब्रॉड में भी ये इश्यूज हैं, जहाँ पे शायद हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन मोर देन 50-60% भी होगा। अच्छा। वहां पर भी अभी तो इंडिया में 5-10% पे है, राइट। बट
हम जैसे जैसे ग्रो करेंगे ये प्रॉब्लम्स तो बढ़ने ही वाली है, एग्री, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी कोशिश करेगी कैसे अपने पैसों को बचाया जाए, राइट, तो दे विल ऑलवेज बी देयर टू डिनाई द क्लेम, देयर फर्स्ट थिंग इज टू डिनाई द क्लेम। भाई कौन देना चाहेगा पैसा, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, राइट, सो इट इज योर ड्यूटी हाउ प्रॉपरली यू आर क्लेमिंग द अमाउंट एंड यू आर गेटिंग इट, डेफिनेटली, ठीक है। तो ये चीजों का अपने को ध्यान रखना है, बट देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट लेना जरूरी है, ये हेल्थ इंश्योरेंस, बिकॉज दिस इज अ सपोर्ट सिस्टम, ये आपके लिए एक सपोर्ट है उस समय जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, राइट, ठीक है। कई लोग इसमें भी ये सोचते हैं भाई हमें क्या जरूरत है, आप कंपनी में क्यों इतना प्रीमियम देना है, क्यों इन चीजों के लिए अपने को एक्स्ट्रा खर्चा मानते हैं, राइट, ये एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट है। कौन आपको 50,000 रुपए, लाख रुपए अगर प्रीमियम भी आता है सीनियर सिटीजन के केस में, कौन आपको लाख रुपए के सामने 5 लाख रुपए देगा, कोई नहीं देने वाला, राइट, इट इज जस्ट बिकॉज यू टेकिंग दिस काइंड ऑफ इंश्योरेंस, इट विल हेल्प यू एट योर बैड टाइम्स, राइट, और जब वो पैसा जिसको मिला है ना उसको पता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। राइट, कई लोग होते हैं, जैसे हमारे कई क्लाइंट्स हमको मिलते हैं, वो लोग बोलते हैं अरे यार क्यों 20-15 हजार रुपए भरने के लिए तक तैयार नहीं होते हैं, कि भाई कौन भरे, क्यों एक खर्चा फालतू का करना है, हम भगवान नहीं है, हमारे सामने कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, राइट, एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो उन चीजों के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। तो अगेन ये हमारे फाइनेंशियल पिरामिड का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ओके, कि भाई कल उठ के अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये इंश्योर्ड है, एग्री, ये इंश्योर्ड है, इसका पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा, राइट, तो ये आपका एक एंगल हुआ इंश्योरेंस। आपके एसेट्स को आप इंश्योर कीजिए जहां पे भी पॉसिबल है, अपनी हेल्थ को इंश्योर कीजिए, अपने लाइफ को इंश्योर कीजिए, अपनी इनकम को इंश्योर कीजिए, तो ये आपका फाउंडेशन क्रिएट करता है। सेकंड जो आपकी फाउंडेशन में रोल प्ले करता है, दैट इज योर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स। आप इमरजेंसी फंड्स मेंटेन कीजिए, एटलीस्ट नेक्स्ट 6 महीने के पैसे आपके बैंक में ऐसी जगह होने चाहिए, बैंक में ना हो, किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी हो जहां वो एक अच्छा खासा इंटरेस्ट अर्न कर रहा हो, राइट, लेकिन ऐसा हो जहां से आप पैसा निकाल सकते, राइट, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर कल मेरी कोई ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई, अब फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी भी प्रकार की हो सकती है, फैमिली में ही देना पड़ जाए, या कोई शादी आ जाए, या तो कोई ऐसा ट्रैवल आ जाए जहां पे आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा, राइट, ये कई बार होता है, लोग अलग अलग देशों में रहते हैं, राइट, फैमिलीज यहाँ पर हैं, यहाँ कोई फैमिली में किसी को कुछ हो जाए तो आपको वहां से फटाफट फ्लाइट पकड़ के आना है, ये किसी भी तरह की इमरजेंसी हो सकती है, तो उन इमरजेंसीज को कवर करना भी इम्पोर्टेंट है, राइट, तो ये सारी चीजों को मेंटेन करना जरूरी है। तो ये सब आपके फाउंडेशन में आता है। जितना अच्छे से आपने अपने इमरजेंसी फंड्स को मेंटेन करा है, अपने इंश्योरेंस वगैरह इन प्लेस रखा है, उतना स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन बनेगा। उसके बाद कीजिए इन्वेस्ट, फिर कीजिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, फिर कीजिए डेट में इन्वेस्टमेंट, राइट, फिर कीजिए किसी तरह के फिर स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो तो स्टेजेस हैं आगे, राइट, फिर तो न जाने कितने स्टेजेस बन सकते हैं, राइट, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज यू क्रिएट दिस फाउंडेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द मोमेंट यू आर थ्रू विद दिस फाउंडेशन, देन यू स्टार्ट वेल्थ क्रिएशन, देन यू टॉक अबाउट वेल्थ क्रिएशन। लोग हमारे पास आते हैं 100 रुपए, 10-10 हजार रुपए, 20-20 हजार, भाई सर कहाँ डालू, कहीं नहीं डालना, उसको पहले अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, राइट। तो पहले उसको क्रिएट कर लो, फिर आगे की कहानी होगी। लोग क्या होते हैं, ग्रीड में कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, इक्विटी में डाल देंगे पैसा, भाई दोस्त ने बोला, दुनिया वालों ने बोला बहुत पैसा बनता है उधर, मेरा तो 1 का डबल हो गया, 3 का, मैंने इतना कर लिया, उतना कर लिया। लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, राइट, इनफ टू is the foundation enough, or is the foundation ready, right, to get the is prepared for the setback of these kind of investments, right? जहां आपने कुछ गलती कर दी, मान लो इक्विटी में डाल दिया पोर्टफोलियो 50% नेगेटिव, अभी हाल फिलहाल में तो बहुत लोगों का नेगेटिव है, आज की तारीख में जितने इक्विटी इन्वेस्टर से मिलता हो सब यही बोलता है पोर्टफोलियो नेगेटिव चल रहा है। इट्स वेरी कॉमन फिनोमेना, बिकॉज़ मार्केट खराब है, क्या करोगे, क्या करें, किसी की गलती नहीं है, ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है, नुकसान क्या कर सकते हैं, राइट। बट वो हिलेगा तब नहीं जब उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। अगर आपके फाउंडेशन स्ट्रांग है, इमरजेंसी फंड्स आर इन प्लेस, राइट, आपका इंश्योरेंस आर इन प्लेस, यू डोंट हैव टू वरी, मुझे पैसे निकालने की जरूरत नहीं है, वो इन्वेस्टेड है, आज गिरा हुआ है कल बढ़ेगा, एग्री, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, बट वो कभी होगा जब हम प्रिपरेशन प्रॉपर हो, प्रॉपर हो, तो वो तो दोनों के लिए लागू होता है, बिजनेस हो या जॉब वाला हो। डेफिनेटली, दैट्स ग्रेट सर।
आपने बहुत अच्छे से समझाया, बिकॉज क्योंकि ये ना लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसे लोग सबसे लास्ट में लेके आते हैं कि वो लोग ये सोचते हैं कि मतलब अभी तो खैर काफी अवेयरनेस हो रहा है जैसे आपने बताया, और मैंने भी काफी चीजें देखा, एक्सप्लोर किया, तो मुझे समझ में आ रही है कि अभी भी बहुत अवेयरनेस बचा हुआ है, बट उसे करना अभी जवाबदारी है। एंड देन फिर हम लोग स्टार्टअप या फिर जो सारी चीजें सोच रहे हैं या बनाना है, ये सारी चीजें फिर नेक्स्ट लेवल में आती है। सो आई टोटली एग्री विथ यू। सो सर मुझे आप एक बेसिक्स बताइए, एक स्टार्टअप ओनर है, उसे एक इन्वेस्टर स्टेज तक पहुंचना है, राइट? उसके पास में आइडिया है, बट वो एक बेसिक ऐसे कौन से 3 से 4 फ्रेमवर्क फॉलो करे कि लाइक जैसे अगर मान लीजिए उसने आइडिया आया, उसको इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कि लाइक वो इन्वेस्टर तक पहुंचना है उसे, भले फंडिंग चाहिए नहीं चाहिए एक अलग चीज है, बट एक इन्वेस्टर को जो खुश करने के लिए एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए आइडिया से इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू तक, कि उसकी जर्नी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? देखिए, उसके लिए ना एक फाउंडर को इकोसिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। ओके, ये एक इकोसिस्टम है, इसको डिस्क्राइब कीजिए। अब ये इकोसिस्टम किससे बना हुआ है? ये इकोसिस्टम बना हुआ है जब आपने ये बिजनेस को शुरू किया, आपने आइडिएट किया, सबसे पहले आप क्या करोगे? यूजुअली व्हाट इज द प्रोसेस? लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, फैमिली में बात करते हैं कि भाई मैंने देखिए ऐसा ऐसा सोचा है, मैं इस तरीके का। अब मान लीजिए कि ठीक है, आपका जो आइडिया है वो ऐसा है जो इन्वेस्टर तक पहुंच सकता है, या कोई मतलब आईपीओ लेवल का बिजनेस आपको ऐसा लगता है, राइट। अब आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। तो जैसे मैंने बोला आपको पहले टेस्टिंग वो सब चीजें आपने कर ली, ठीक है? अब फ्रेंड्स एंड फैमिली से आप 0 to 100 की जर्नी कर चुके हो, राइट। आपने अपने बिजनेस को एक स्टेबलाइज फॉर्मेट में ले आए हैं, आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो। नेचुरली फंड्स की रिक्वायरमेंट आती है। अब ये फंड्स कहाँ से आएंगे? ठीक है, सी व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस यू आर सिंगल पर्सन, देन और एक आदमी यूनिकॉर्न नहीं बन सकता, ये तो बहुत क्लियर है। आपको टीम चाहिए, अब जब टीम चाहिए तो पैसा चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग है तो भी पैसा चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? द फर्स्ट स्टेप व्हाट यू कैन डू इन दिस पर्टिकुलर थिंग इज टू गेट टू एन इंक्यूबेटर। ओके, इंक्यूबेटर्स का बेसिक रोल यही होता है कि जो एक स्टार्टअप है उसको वो सारी चीजें का सपोर्ट देना जो सपोर्ट उसके पास नहीं है। ओके, आपके पास मार्केटिंग का सपोर्ट नहीं है, वो आपको हेल्प करेंगे उसमें स्ट्रेटजीज बनाने में, उसमें लोग लाने में, आपको हर तरह की मदद कर सकते हैं वो। आपका फाइनेंस एंगल्स वीक है, नो प्रॉब्लम, दे विल सपोर्ट यू इन दैट। आपको फाइनेंस नहीं आता है, कोई बात नहीं, इंक्यूबेटर से एक बंदा असाइन होगा जो आपके इन सारे एंगल्स को बैंकर के साथ कम्युनिकेट करने में या इन्वेस्टर से बात करने में वो आपको सपोर्ट देगा। मैंने ऐसे कई स्टार्टअप्स देखे हैं जिसमें IIM, जैसे IIM हो गया, IIT हो गया, इनके इंक्यूबेशन सेंटर्स का यही काम है, ये आपको सपोर्ट देते हैं हर तरीके से। तो द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंपनी इज गो टू एन इंक्यूबेटर। ओके, ऑब्वियसली आप इंक्यूबेटर के पास जाओगे, ऐसा नहीं बैठा है कि वहां भाई आपको ले लो, आ जाओ स्टार्टअप को आ जाओ। Naturally they will interview you, they will try to understand your business, if they find value in your business, see it's a kind of validation also, right? कि भाई आप अपना आइडिया लेकर गए एक इंक्यूबेटर के पास, इंक्यूबेटर को अगर वो पसंद है, नेचुरली इंक्यूबेटर है तो दिमाग से एटलीस्ट वो फंडामेंटल समझता है, डेफिनेटली बिजनेस का फंडामेंटल समझता है, राइट? अगर उसको वो चीज पसंद आती है तो वो आपको इन करता है कंपनी में। अब आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, मान लो स्पेस रिक्वायरमेंट है, तो वो स्पेस भी आपको दे सकता है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको वो सारी रिक्वायरमेंट्स एट द इमीडिएट लेवल वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो इट कैन हेल्प यू स्केल अप योर बिजनेस फास्टर। प्लस गवर्नमेंट ग्रांट्स, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसको ग्रांट मिल सकती है, इंक्यूबेशन सेंटर कैन हेल्प यू इन दैट। वो आपको इन्वेस्टमेंट कमेटी के सामने रख सकता है, वहां पे आपको ये सारी हेल्प मिल सकती है, राइट? कि ग्रांट वगैरह की जो चीज होती है, तो वो सारी ये आपको इंक्यूबेशन आपकी हेल्प कर लेता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जब आप इंक्यूबेशन स्टेज में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, राइट? ग्रांट मिल गया या आपने बिजनेस को और थोड़ा स्केल कर दिया, राइट? अब क्या होता है, इंक्यूबेशन आपको एक लेवल तक सपोर्ट दे सकता है, डेफिनेटली उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। तो फंड रेजिंग की बात आती है, या फिर थोड़ा और स्केलिंग की बात आती है, तब आते हैं कॉर्पोरेट एक्सेलरेटर्स। सो इंक्यूबेटर्स के बाद जो बड़े इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आपको जो हेल्प सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, दोज आर एक्सेलरेटर्स। यानी आपने अपनी इंक्यूबेशन से गाड़ी को आगे बढ़ाया, फर्स्ट या सेकंड गियर में डाला, अब थर्ड और फोर्थ गियर में एक्सेलरेटर लेके जाएगी, इसलिए आपने एक्सेलरेटर प्रेस किया अपनी गाड़ी में,
बिजनेस को और ग्रो किया। ये किस टाइप की होती है सर, मतलब लाइक एट दिस मिनिमम कितना टर्नओवर होना चाहिए वहां तक ऐसा पहुंचने कुछ के? नहीं होता है, अगेन वो इंक्यूबेटर ही आपको बताएगा कि नाउ दिस इज टाइम यू कैन मूव टू एन एक्सेलरेटर, या फिर आप ऐसा समझ रहे हैं भाई मुझे अब बड़े लेवल पे स्केल करना है, ठीक है, तो अब मुझे जब स्केल करना है तो आई नीड एन एक्सेलरेटर, बिकॉज वो आपको वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, राइट, वो आपको वो कनेक्ट्स प्रोवाइड करता है जहां से फंड रेज किया जा सकता है, वो आपको सपोर्ट करेगा, वो खुद आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा। तो इंक्यूबेटर्स यूजुअली आपके बिजनेस में पैसा नहीं लगाते हैं, एक्सेलरेटर आपके बिजनेस में पैसा लगाता है, वो फाइनेंशियली इन्वॉल्व होता है आपकी कंपनी में, तो वो जब आपके कंपनी में पैसा लगा रहा है, प्लस ही विल गिव यू ऑल दोस सर्विसेज व्हिच एन इंक्यूबेटर इज ऑफरिंग यू, तो वहां पे वो सारे सपोर्ट आपको वो देगा। अब वहां पे आप एक्सेलरेटर के पास आ गए, वो आपको आगे ग्रो कर रहा है, नाउ ही विल हेल्प यू इन फंड रेजिंग ऑल्सो, जहाँ पे आपको फंड की जरूरत है। तो ये मैं सारे फाइनेंशियल एंगल्स की बात, राइट, ये आपको फाइनेंशियल एंगल में पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप इस तरह के लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, इनके साथ काम कर सकते हैं, एंड ये अगेन एक वैलिडेशन भी हो जाता है, कोई आपकी बिजनेस में आपके ऊपर बेट लगा रहा है, दैट मींस समथिंग इज राइट गोइंग, डेफिनेटली। तो वही वैलिडेशन के साथ, प्लस उसका मैंने जैसे बोला उसका अपना नेटवर्क रहता है, राइट, तो जब भी आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, देयर आर वेरी ह्यूज चांस दे विल हेल्प यू गेट फंडेड, डेफिनेटली, नेचुरली उसके पास भी पैसा एक लिमिटेड अमाउंट तक ही होगा, वो भी आपको 10 लोगों के सामने प्रमोट करेगा, बट एटलीस्ट वो सारी एंगल वो देख लेगा। हमारे देश में प्रॉब्लम ये है ना, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ खुद करना चाहते हैं, एग्री, ठीक है, ये बहुत ही मुझे कहीं ना कहीं मुझे खटकती है, बड़ा खराब कल्चर है, और स्पेशली जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं ना, वो लोग का प्रॉब्लम है, मतलब एवरेज पीपल का प्रॉब्लम कम है, बट जो अपने आप को स्मार्ट या ज्यादा वो समझते हैं, तो वो लोगों को ये लगता है सब चीज मैं कर लूंगा, बट द प्रॉब्लम इज सी यू आर नॉट अ पर्सन हु विल, आप हर चीज के डॉक्टर नहीं हो सकते, डॉक्टर में भी स्पेशलाइजेशंस होती हैं, राइट, है ना, तो आप कैसे समझ लोगे कि भैया मैं हर चीज समझता हूँ, आप नहीं समझते, बट ये लोगों की प्रॉब्लम है, लोग यही समझते कि नहीं हमें सब कुछ आता है, हम खुद ही करेंगे हर चीज, करिए खुद ही, देन यू स्ट्रगल, राइट। सी अभी ये सब चीजें मैंने आपको बताया, इंक्यूबेटर है, एक्सेलरेटर है, फिर आगे वेंचर कैपिटल आता है, राइट, जो आपको फंड करता है, राइट, तो ये सब लोग किसके लिए हैं, राइट, ये एक पर्पस से हैं, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको ग्रो कर सकते हैं, राइट, जिन चीजों का आप नॉलेज नहीं है, और आप वो ज्ञान को यूट्यूब या ऐसे कोई प्रॉपर सोर्सेज से, जो प्रॉपर सोर्स नहीं है, जिसकी कोई वैलिडेशन नहीं है, आप उन जगहों से लोगे, तो नेचुरल है कि आप स्ट्रगल करोगे। मैं ये नहीं बोलता कि आप ग्रो नहीं करोगे, आप शायद ग्रो करोगे, बट जो ग्रोथ आपको 1 साल में आनी थी ना, वो ग्रोथ आपकी 5 साल में आएगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर सिस्टम फॉलो नहीं किया। अगर आप डिसिप्लिन से ग्रो कर रहे होते, आप उन इकोसिस्टम प्लेयर्स के साथ मिलके काम कर रहे होते, तो आप शायद जल्दी ग्रो कर जाते, डेफिनेटली। सो ये वन ऑफ द रीजन है क्यों ऐसी कंपनीज स्टक हो जाती हैं 20-50 करोड़ 100 करोड़ पे आके, उनको आगे ग्रोथ ही नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि सब कुछ मुझे खुद करना है। एग्री। तो जब मैं सब कुछ खुद करूंगा तो यही होना है। एग्री एग्री, आई टोटली एग्री, बिकॉज ये कॉमन मिथ है और कॉमन प्रॉब्लम है, और ये हमेशा होता है स्पेशली इंडिया में, क्योंकि मैंने भी बहुत नोटिस किया है, जिसकी वजह से ना एक लोगों की जो ग्रोथ है कंपनी की, वो एक सर्टेन लेवल तक होती है, फिर वहां पे वो स्टक हो जाती है, राइट। सो सर टेल मी, जैसे आपने इंक्यूबेशंस की बहुत सारी बातें करी और हमारी ऑडियंस भी बहुत सारी चीज जानना चाहती है इस बारे में, सो टेल मी कि लाइक 2 से 3 ऐसे बेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर इंडिया में कौन से, जहाँ पे किसी स्टार्टअप आइडिया अगर जिसका अच्छा है वहां पे जाना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। सी द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू फॉर योर बिजनेस इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड एन इंक्यूबेशन, राइट, इज टू विजिट द स्टेट गवर्नमेंट का, हर स्टेट गवर्नमेंट का एक इंक्यूबेशन सेंटर है। ओह, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट की भी बात करोगे तो इनका भी एक इंक्यूबेशन सेंटर है। तो हर स्टेट का एक इंक्यूबेशन सेंटर होता है, आप वहां जा सकते हो। अगर आप मान लीजिए कोई कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, तो वो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक इंक्यूबेशन होता है। जैसे मैंने बोला IIT हो गया, राइट, IIT का अपना इंक्यूबेशन है, राइट, IIM का अपना इंक्यूबेशन सेंटर है, राइट। जैसे हम मुंबई में है तो मुंबई में जैसे मलाड में SNDT यूनिवर्सिटी, राइट, उनका खुद का एक इंक्यूबेशन सेंटर है। तो ऐसे आज की तारीख में हर कॉलेज एक इंक्यूबेशन सेंटर भी चला रहा है, अगर एक रिनाउंड कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, राइट। तो कई बार इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी आपकी मदद करते हैं टू ग्रो योर बिजनेस। इस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर्स भी आपकी हेल्प कर देते हैं। तो इंक्यूबेशन सेंटर आपको मोस्ट ऑफ हर जगह मिलेगा। द बेस्ट अगर आप बोलेंगे तो मैं कहूंगा स्टेट का,
जो Okay, आपकी okay. स्टेट गवर्नमेंट खुद चला रही है। Okay. आप जाइए, उनकी टीम से कांटेक्ट कीजिए, अपने बिजनेस को बताइए, अगर उन्हें पसंद आएगा इट्स अ वैलिडेशन, राइट अगर वो रिजेक्ट भी हुआ राइट तो भी एक वैलिडेशन मिलता है कि अच्छा मेरे आइडिया में ये प्रॉब्लम है, उसको आप Okay. उसको पॉजिटिवली लीजिए, उसको डेफिनेटली आप और चेंज कीजिए, उसमें जो उन्होंने आपको तर्क बताए हैं कि Right. आपके बिजनेस में ये इशू है, आप उसको ठीक कीजिए राइट और फिर से अप्रोच कीजिए उन्हें। राइट एग्री और इसके देखिए बहुत सारे स्टार्टअप समिट्स होते हैं, राइट तो समिट्स में जाइए, वहां पे भी काफी सारे इकोसिस्टम के लोग आते हैं, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, कहीं ना कहीं हो सकता है आपका कनेक्ट बैठ जाए। बहुत अच्छी बात बोली सर, बिकॉज नेटवर्किंग बहुत जरूरी है एब्सोल्युटली, अगर आपको बिजनेस स्केल करना है तो। सो एग्री, बिकॉज गवर्नमेंट इनक्यूबेशंस काफी अच्छे होते हैं। मुझे भी अभी तक नहीं पता था, बट आपने बताया तो डेफिनेटली वी विल ट्राई कि हम लोग ऐसी चीजों को फिगर आउट करें और हेल्प करें लोगों को कि कैसे हम लोग कहाँ पे उनको अप्रोच कर सकते हैं। एंड उसके अलावा भी कुछ चीजें रहेंगी तो हम तो इंटरनली डिस्कस कर सकते हैं, डोंट वरी। सो बहुत अच्छी बात बोली सर आपने कि गवर्नमेंट का इंक्यूबेशंस या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के वहां पे अप्रोच कर सकते हैं। नाइस। सो सर टेल मी, जो स्टार्टअप ओनर है बेसिकली इनिशियल लेवल पे ऐसी कौन सी एक कॉमन मिस्टेक करता है जो लोगों को अवॉइड करना चाहिए इनिशियल लेवल पे? सब कुछ खुद करने की ये सबसे बड़ी गलती है। राइट सी आज की तारीख में ना फ्रेगमेंटेशन इज द गेम। राइट आपको वर्चुअल सीएफओ, वर्चुअल सीटीओ, वर्चुअल सीआईओ, हर तरह के वर्चुअल अवेलेबल है। ओके ये लोग सब फ्रेगमेंट में काम कर रहे हैं। ओके देयर आर बिजनेस कोचेज अवेलेबल। राइट आप इवैल्यूएट कीजिए, राइट आप उनसे बात कीजिए, मल्टीपल लोगों से बात कीजिए, जिसके साथ आपको अच्छा लगता है, जिसकी प्राइसिंग आपको ठीक लगती है, उनके साथ मिलके काम कीजिए। जहां शायद आपको एक सीटीओ सीएफओ की कॉस्ट ₹1,00,000 महीने तक जा सकती है, वो चीज आपको 10,000 रुपए, 5,000 रुपए में मिल रही है। एग्री। स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा स्पेंड कीजिए, बट वो जो सपोर्ट आपको मिलेगा ना, वो एक प्रोफेशनल नॉलेज जो आपको मिलेगी, वो आपकी जिंदगी को आसान बनाएगी, आपकी बिजनेस की जर्नी को आसान बनाएगी। राइट। कई लोग मैंने देखे हैं वर्चुअल सीएफओ से दूर भागते हैं, ये सब टर्म से दूर भागते हैं। राइट राइट बट आइडियली आपकी मदद करते हैं, आपके कंप्लायंसेस को प्रॉपर करने में एक सीएफओ जितनी मदद कर सकता है ना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। ओके। आप कई बार जैसे मैंने कहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, राइट कितने कंप्लायंसेस होते हैं उसमें, कितनी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। राइट। आप एज अ मैन्युफैक्चरर या एक सर्विस प्रोवाइडर कितना नॉलेज रखते होंगे उस चीज के बारे में? डेफिनेटली नहीं रख सकते। एक आईटी पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसको फाइनेंस का बहुत अच्छा नॉलेज हो, आई थिंक इट्स अ स्टूपिडियस आइडिया। राइट। बट ही मस्ट हैव एन एक्सपर्ट। जरूरी नहीं है कि आपको खुद ही सब कुछ जानना जरूरी है। एग्री। भाई आप अपने प्रोडक्ट पे फोकस करो, अपने सर्विस पे फोकस करो, राइट जो आपको एनहांस करने, क्योंकि वो फ्यूल है, वो आपकी ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा। राइट। ये सारी एंसिलरी चीजों को किसी को दे दो संभालने के लिए, वो बैठा है वो चीज, इससे आप इनडायरेक्टली अपनी ही मदद कर रहे हो, एग्री। ताकि योर फोकस इज वन साइड, Right. यू आर नॉट फोकसिंग ऑन अदर एरियाज। राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोग क्या है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सब कुछ खुद ही करना है। तो सब खुद ही करना है तो भैया आपकी ग्रोथ कैसे होने वाली है? राइट। क्योंकि टीम तो लगती है हर चीज के लिए, एग्री। आप ऐसे तो ग्रो नहीं कर पाओगे। आई टोटली एग्री, बिकॉज क्योंकि ये चीजें मैंने भी देखी है, फिगर आउट करी है। बहुत सारे टाइम क्या होता है, लोग ना वर्चुअल चीजों से डरते हैं, वो चाहते हैं कि फिजिकली लोग मिले। बट क्या होता है सर, फिजिकली में भी सपोज टीयर 2 टीयर 3 में मैंने नोटिस किया है, वो लोग को ना डिजिटली अवेयरनेस कम है। वो ट्रेडिशनल वे में ऑफलाइन मार्केट में काफी अच्छा काम कर सकते हैं, बट अगर जैसे आपने वर्चुअल सीएफओ सीए की बात करी, ये लोग काफी अच्छे से चीजों कॉन्सेप्ट को समझते हैं एंड उनका प्रोफेशनलिज्म भी एक अलग लेवल का होता है। नहीं, आप वैल्यूएट कीजिए ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप पहले सीएफओ से मिल लिए और आप उसको फाइनल कर दो। आप अलग अलग लोगों से मिलिए, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलिए, और अपने आपकी वेवलेंथ कौन मैच कर पा रहा है। राइट। सी यू आर अ फाउंडर, एक अपने आप को अब इस साइड की टेबल पे लेके बात कीजिए कि भाई आप उसको पैसा देने वाले हो। राइट। तो आप मल्टीपल लोगों से मिलो, समझो चीजों को, जिसके साथ आपकी वेवलेंथ मैच हो रही है आप उसके साथ काम करो। कोई आपको नहीं फोर्स कर रहा है कि भाई मेरे को तो मैं इससे मिल लिया तो मुझे इसी के साथ काम करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है। आप 5-6 लोगों से मिलिए, समझिए,
भाई आप किसी टैलेंट को भी अगर हायर करते हो तो मल्टीपल इंटरव्यूज लेते हो, तब जाके किसी एक टैलेंट पे आप फाइनल कर पाते हो कि हाँ मुझे इसको जॉब पे रखना है। राइट आप उनको भी जॉब ही दे रहे हो एक तरीके से, तो उनसे बात कीजिए, मिलिए, समझिए, राइट जहाँ जो आदमी आपको सही लगता है अब वहां पे आपका इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट कि आप कितने अच्छे से इवैल्यूएट कर रहे हो सामने वाले को। राइट आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स उसको बताओ, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, तो उतना सपोर्ट दे पाएगा नहीं दे पाएगा, राइट उसके हिसाब से फिर सामने वाला आपको प्राइसिंग भी देगा। राइट एंड देन इट मस्ट मैच योर बजट ऑल्सो। अगेन यहाँ पे भी इशू है, इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बजट का। आदमी इतना सा बजट लेके चलता है, इतनी सारी एक्सपेक्टेशन लेके चलता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। राइट सो यू हैव टू फेयर वैल्यू दीजिए सामने वाले को भी, ताकि वो फेयर वैल्यू सर्विसेज आपको ऑफर कर सके। राइट तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली दैट्स ग्रेट, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है और इसी से ही लाइक आपके बिजनेस का एक्सपांशन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। सो टेल मी सर, ये सब कॉमन लोग के लिए, कॉमन पीपल, नॉट मतलब मान लीजिए कि बिजनेस ओनर है या एक वर्किंग प्रोफेशनल है, सब कुछ जो कि अभी अपनी करंट लाइफ में जस्ट अर्निंग और एक प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करें, उनके लिए 2 से 3 ऐसी फाइनेंशियल एडवाइस क्या होंगे आपकी कि जो उनको अवेयर करना चाहिए, अभी से उसका प्रिकॉशन करना चाहिए? जैसे हमने डिस्कस किया, प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अपने इमरजेंसी फंड्स इन प्लेस होने चाहिए। राइट ये हर किसी के लिए लागू होता है, फिर आप बिजनेस में हो, जॉब में हो। सी डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट लाइफ में। फाइनेंस में अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन रखा है, राइट तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। वी एट टाइम्स गेट कैरिड अवे विथ वर्ल्डली प्लेजर्स। अरे वो तो एलवी का बैग लेकर घूम रहा है, आईफोन यूज कर रहा है। या आप भी लीजिए, अगर आपके फाइनेंसेस उसको सपोर्ट करते हैं, राइट अगर आपके गोल्स उसके साथ अलाइंड हैं, आपके लाइफ के गोल्स क्या है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको घर खरीदना है, तो आप इन छोटी छोटी चीजों में अटक के रह जाएंगे। राइट सो बेटर टू इन्वेस्ट प्रॉपरली एंड focus on your goals. So that is why when we meet our clients, we ask them goals क्या हैं आपके। राइट कई बार क्या होता है ना, गोल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लोग इसको ये इवेल्युएट ही नहीं करते हैं। आज मैं अगर 10 लोगों के सामने बैठा हूं, मैं उनको बोलूंगा ना आपके गोल्स क्या हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ 6 से 7 लोग बोलेंगे सर गोल तो हमने कभी सोचा ही नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं है गोल्स क्या है हमारी लाइफ के, या मेरी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है। फिर हम जब उनके साथ बैठ के इवेल्युएशन करते हैं ना, क्योंकि ये ऐसा कुछ कर रहे हो क्या, ऐसा ये चाहते हो क्या, वो चाहते, फिर निकल के आते हैं हाँ सर मैंने तो ये भी सोचा था, ये भी सोचा था, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, फिर गोल्स निकल के आते हैं। राइट गोल क्यों इंपॉर्टेंट है? आप इमेजिन कीजिए, आप यू आर टेकिंग अ फ्लाइट फ्रॉम मुंबई, राइट यू वांट टू रीच दिल्ली, राइट ठीक है। आप बेंगलोर की फ्लाइट पे बैठोगे तो दिल्ली पहुंचोगे क्या? नहीं ना। प्रॉब्लम यहाँ पर है, हम अपने गोल डिफाइन नहीं करते हैं। Right. सी द मोमेंट योर गोल इज डिफाइंड, आई वांट टू फ्लाई फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली इज माय गोल, राइट what I will do, I will take that flight which is going to Delhi. दिल्ली करेक्टली Same way in investments, if I feel that in 5 years timeline I want to एग्जाम reach some XYZ goal, let's say I want to buy a house, राइट तब क्या होगा, मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालूंगा जो मेरे उस गोल के साथ अलाइंड हो। राइट जो 5 साल में मुझे ऐसा वेल्थ क्रिएट करके दे जहां मैं अपने गोल के पर अपना जो परचेज ऑफ बाइंग अ हाउस जो मेरा गोल है वो फुलफिल कर सके। तो मेरा गोल विल बी अलाइंड विथ माय इन्वेस्टमेंट। राइट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने पीपीएफ में पैसा लगा दिया जो 15 साल में पैसा देने वाला है, तो मेरे 5 साल का गोल कैसे कवर होगा उसके अंदर? या मैंने कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली जो मेरे को 20 या 25 साल में पैसे देने वाली है, तो मेरे 5 साल के गोल कहाँ से कवर हो रहे हैं? राइट सो यू हैव टू चूज द राइट इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम चूज द राइट फ्लाइट कर रहे हैं यहाँ पे, कि मैं मुंबई से दिल्ली जा रहा हूँ तो मैं मुंबई से दिल्ली वाली फ्लाइट पकड़ूंगा ना। राइट तो वैसे ही मुझे राइट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे बहुत लोग फेल होते हैं। फिर बाद में क्या होएगा, मार्केट गिरा हुआ है, आप पैसा निकालोगे, इक्विटी में डाल दिया, 3 साल का गोल था, इक्विटी में डाल के रख दिया, 3 साल में अभी की सिनेरियो तो ऐसी है, लास्ट 3 साल के रिटर्न ही नहीं, अभी सब नेगेटिव में निकल रहा है। देन यू आर ब्लेमिंग द एडवाइजर और योरसेल्फ फॉर टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, दैट इज योर मिस्टेक। राइट आपने गलत चॉइस करी, आप
मुंबई से बैंगलोर वाली फ्लाइट में बैठ गए जबकि दिल्ली पहुंचना था, तो Right. उसी और जगह ही पहुंच गए। राइट राइट सो ये choosing the right instrument is also important. Right. I always say to my clients कि प्रोडक्ट गलत नहीं होते हैं, राइट आप गलत प्रोडक्ट में घुसते हो। या भाई जो बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट थी वो तो बैंगलोर ही जा रही थी, Right. उसने तो बोला था हम मुंबई टू बैंगलोर वाली, आप दिल्ली सोच के क्यों घुसे? गलती आपकी है, राइट आपने गलत चीज है। लोग गालियां देते हैं ये लाइफ इंश्योरेंस बेकार प्रोडक्ट होते हैं, या ये प्रोडक्ट बेकार होता है, वो प्रोडक्ट कुछ बेकार नहीं होता है, स्टॉक मार्केट भी बेकार होता है, गैम्बलिंग होती है, नहीं, आप गलत करते हो। राइट द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इज लॉन्ग टर्म, यू आर देयर टू मेक वेल्थ क्रिएशन, यू आर देयर टू मेक। एक साल वाला पैसा क्यों डाला उसके अंदर? सही बात है। या ऐसा आपने अपना इमरजेंसी पैसा उसमें डाल दिया जस्ट आउट ऑफ ग्रीड, राइट तो वो तो आपकी गलती है ना, आपने ग्रीड करी, वो मिस्टेक आपकी है, राइट वो प्रोडक्ट की तो नहीं है। Right. भाई वो तो अपने कैरेक्टरिस्टिक से चल रहा है, राइट बट यू चूज द राइट रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट, तो इट इज आवर वी who make the wrong decisions Right. and then blame the instrument. Ideally the instrument is not wrong, all the instruments are correct, राइट the only mistake is you as an investor, you choose the right path, wrong path. एग्री बिकॉज समटाइम क्या होता है, मैंने भी नोटिस किया है कि हम लोग ना, मतलब हम लोग यानी जो बिगिनर्स है, या फिर मैं अपना बता दूं इनिशियल लेवल पे, मुझे होती थी कि जल्दी रिटर्न बनाना है या जल्दी कुछ चीजें करनी है, एंड समटाइम मैं इसमें ब्रेक होता था। और ऐसे मेक श्योर बहुत सारे लोग होते हैं Yes. कि जो इजी मनी या क्विक मनी बोले या कुछ फास्ट टेक्निक्स ढूंढते थे जहां से हम लोग जल्दी वेल्थ क्रिएट कर रहे थे, बट इट्स नॉट लाइक ए स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन, तो इसमें टाइम लगता है, टाइम देना होता है, पेशेंस रखना होता है। देखिए इंसान है ना, बच्चे से बड़े होने में कितने साल लगता है? राइट सो कभी सुना है कि एक साल का बच्चा एक साल में 20 साल का बन गया? नहीं हो सकता है, नेचर है, नेचर ऐसे ही काम करता है। राइट तो आपको तो उसी के साथ चलना पड़ेगा, Agree. आप अलग से कुछ नहीं कर सकते। जो क्विक मनी स्कीम्स होती है ना, राइट end of the day you are going to lose the money, and that's what our regulator also says the same. जितने भी रेगुलेटर्स हैं, राइट वो सब यहाँ यही चीज लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं भाई मत जाओ इन सब चीजों में, ये ग्रीड है राइट जो आपको गलत जगह लेके जा रही है। बट पीपल ऑफन मेक दीज मिस्टेक्स, यू कांट हेल्प। दैट्स नाइस सर। सो थैंक यू सो मच सर, आप आए, काफी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को शेयर करी, थैंक यू, एंड आई होप काफी कुछ सीखने उन्हें मिला होगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।